स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रही हूँ फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत। जो मुद्रा परिमाण के सिद्धांत था, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत दिए हो गए, लेकिन फिशर का जो अपना सिद्धांत था वो उसने जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो सिद्धांत दिए, फिशर ने उसको थोड़ा सा चेंज कर करके वो एक नई थ्योरी दी। तो वो जो थ्योरी है वो कहलाती है फिशर का मुद्रा परिमाण का सिद्धांत। कि फिशर ने मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण से संबंधित किया। फिशर के अनुसार मनी की जो वैल्यू होगी इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी। की मुद्रा का मूल्य जो होगा वो मुद्रा के परिमाण पर निर्भर करेगा। तो फिशर ने सबसे पहले जो है अपनी पुस्तक 1911 में एक परचेजिंग पावर ऑफ मनी जिसका नाम था, फिशर ने 1911 में अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था परचेजिंग पावर ऑफ मनी। और उस परचेजिंग पावर ऑफ मनी में उसने मनी की वैल्यू को निकालने की कोशिश की कि किस स्टाइल से मनी की वैल्यू का प्राइस लेवल से जो है लिंक है। वैसे मनी के रियल में अपने आप में कोई वर्थ नहीं है, हम लोग सब जानते हैं। रुपए की वैल्यू क्यों होती है हमारे लिए? क्योंकि उसमें परचेजिंग पावर होता है, उससे हम हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, कमोडिटीज को परचेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। मनी के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। पर मनी की अपने आप में कोई वर्थ नहीं होती है, वर्थ उसमें छुपी हुई रहती है, क्योंकि वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो फिशर ने अपनी पुस्तक में लिखा कि रियल में मुद्रा का मूल्य क्या होगा, ये फिशर ने बताने की कोशिश करी है। तो फिशर ने जो बताया है कि मुद्रा की क्रय शक्ति खरीदे जाने वाली वस्तु के सापेक्ष में मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी मनी है, उस मनी की जो परचेजिंग पावर है, कि सपोज कीजिए कि 10 रुपए में एक समोसा आता है। 10 रुपए में कितना समोसा आ रहा है? आपके एक समोसा आ रहा है। तो 1 रुपए का परचेजिंग पावर क्या हो गया? 1/10 समोसा। तो इसका जो क्रय शक्ति है वो क्या है? ये समोसा है। तो ये कह रहा है कि इस रुपए की क्रय शक्ति इस वस्तु की पूर्ति पर डिपेंड नहीं कर रही है, समोसे की सप्लाई पर डिपेंड नहीं कर रही है, बल्कि किस पर डिपेंड कर रही है? आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी पर निर्भर कर रही है कि आपके पास मुद्रा की मात्रा कितनी है। तो यही बात वापस समझ लो कि मुद्रा की क्रय शक्ति खरीदे जाने वाली वस्तु के सापेक्ष में, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो खरीदे जाने वाली वस्तु के सापेक्ष में मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि खरीदे जाने वाली वस्तु की मात्रा से उसका लिंक नहीं है, बल्कि मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करती है। और मुद्रा का जो मूल्य है वो उसके परिमाण पर निर्भर करता है। मुद्रा का मूल्य किस पर निर्भर कर रहा है? दो चीजें समझनी है इस पूरी थ्योरी में। मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर करता है, यानी कि किसी भी कंट्री में मनी की जो वैल्यू होगी, मनी की जो वर्थ होगी, मनी की जो इंपॉर्टेंस होगी, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। उसके परिमाण पर निर्भर करेगा, उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा कि कंट्री में मनी की सप्लाई कितनी है, कितनी मात्रा है। एटलीस्ट मनी का वर्थ, मनी का मूल्य, मनी की वैल्यू जो है टोटली उस पर डिपेंड करेगी। तो मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण पर निर्भर करता है। इसीलिए फिशर के सिद्धांत को मुद्रा परिमाण का सिद्धांत कहा जाता है, कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण के द्वारा उसने इवेल्युएट करने की कोशिश की है। अगर अन्य बातें समान रही, फिशर कह रहा है रिमेनिंग थिंग्स आर कांस्टेंट, अन्य बातें समान रही, तो अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, अन्य बातें समान रही और किसी देश में मुद्रा की मात्रा को अगर बढ़ा दिया जाता है तो कंट्री में प्राइस लेवल हाई हो जाएगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगा। अगर देश में मुद्रा की मात्रा को आपने बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा नोटों का निर्गमन हो गया, सप्लाई बहुत एक्सेस में है, तो कंट्री में प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और जब कीमतें बढ़ने लगेगी तो मनी की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, मुद्रा का मूल्य एकदम कम हो जाएगा। फिशर ये कहना चाह रहा है। अब फिशर ने क्या लिया है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। क्या है? अगर मुद्रा की क्रय शक्ति, अब मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। देखो वापस समझो, क्या हो गया? अन्य बातें समान रही, क्वांटिटी बढ़ा दी, क्वांटिटी बढ़ा दी, प्राइस लेवल हाई हो गया, प्राइस लेवल हाई हो गया तो मनी की वैल्यू कम हो गई। मनी की वैल्यू कम होने का मतलब ही मुद्रा की क्रय शक्ति कम होना है। जब मनी की वैल्यू कम हो जाती है, इसका मतलब उसका परचेजिंग पावर नहीं है। पहले कहते थे कि मुट्ठी भर पैसे में थैले भर शक्कर, अब थैले भर पैसे में मुट्ठी भर शक्कर। तो वो वाली बात हो गई कि अब क्रय शक्ति क्या हो गई? कब हो गई? तो मुद्रा की मात्रा व मूल्य स्तर में आनुपातिक संबंध होता है। फिशर कहना चाह रहा है कि मुद्रा की मात्रा की लिंक उसके मूल्य स्तर से है। इन दोनों में रेशनल चेंज होता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं तो मूल्य स्तर बढ़ जाता है, मुद्रा की मात्रा कम करते हैं तो मूल्य स्तर कम हो जाता है। तो फिशर ने अपने सिद्धांत में एक नगद आदान प्रदान दृष्टिकोण अपनाया। फिशर टोटली इस बात का फेवर करता है कि मनी से केवल मात्र एक्सचेंज किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। मनी इसलिए काम में ली जाती है कि उसमें नगद आदान प्रदान की क्षमता है, उसको आप देकर के बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं परचेज कर सकते हो। तो मुद्रा के परिमाण में जो है उसने ये आपको बता दिया। वापस एक बार समझ लो, फिशर के अनुसार मुद्रा परिमाण का सिद्धांत बताया गया, मुद्रा की क्वांटिटी से इसकी टोटल लिंक करिए। अगर किसी कंट्री में मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसका एक कारण है मुद्रा की
मात्रा में परिवर्तन है, उसका आप जो वस्तु और सेवाओं की पूर्ति है उसकी कोई लिंक नहीं है। आप जो वस्तु खरीद रहे हो एटलीस्ट उसकी सप्लाई पर उसका प्राइस डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि प्राइस उसकी कीमत जो किस पर निर्भर करेगी, आपके पास कितनी मुद्रा उस पर जो है उसकी कीमत निर्भर करेगी। आपके पास ज़्यादा मुद्रा की मात्रा है, कीमतें ज़्यादा होगी, अगर आपके पास मुद्रा की मात्रा कम है तो कीमतें कम होगी। तो अब यहाँ फिशर क्या बता रहा है वो देखो कि अगर मुद्रा की मांग बिल्कुल निश्चित है, क्या है मुद्रा की मांग, क्या है बिल्कुल फिक्स है, किसी भी देश में मुद्रा की मांग स्थिर है। अब क्या किया देश की सरकार ने, मांग बिल्कुल डिमांड कांस्टेंट है, मुद्रा की मात्रा को दुगनी कर दी। क्या कर दी, मुद्रा की मात्रा को दुगनी कर दी, बहुत ज्यादा नोटों का निर्गमन कर दिया, मनी की सप्लाई कंट्री में ज्यादा हो गई तो मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा के दुगना करते ही मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा और मूल्य स्तर दुगना करते ही मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, मनी की वैल्यू बिल्कुल लोगों के लिए खत्म हो जाएगी। वापस समझिए फिशर ने क्या कहा कि अगर मुद्रा की मांग स्थिर है, आप जो मांग रहे हो मुद्रा की डिमांड बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, पर अगर देश में मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया, ज्यादा नोट निर्गमित कर दिए सरकार ने, तो मुद्रा की मात्रा दुगनी होते ही क्या होगा, कंट्री में मनी की सप्लाई बहुत एक्सेस में हो जाएगी, तो प्राइस लेवल हाई हो जाएगा, मूल्य स्तर दुगना हो जाएगा, जितनी मात्रा उतना ही दुगना, तो फिर मुद्रा का मूल्य जो है वो आधा रह जाएगा। उसके बाद फिशर कहता है कि बिल्कुल विपरीत संबंध है, मुद्रा की मांग फिर स्थिर, आपकी मुद्रा की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, मुद्रा की मात्रा आपने आधी कर दी, मुद्रा की मात्रा आधी कर दी। मुद्रा की मात्रा आधी करते ही क्या होगा, मूल्य स्तर आधा हो जाएगा, मूल्य स्तर आधा हो जाएगा, और मूल्य स्तर आधा होते ही मुद्रा का मूल्य जो है वो दोगुना बढ़ जाएगा, मूल्य जो है वो दुगुना बढ़ जाएगा, ये संबंध होता है। तो फिशर कह रहा है कि इन दोनों में मुद्रा की मात्रा व मूल्य स्तर में अनुपातिक संबंध होता है, मुद्रा की मात्रा बढ़ी और मूल्य स्तर बढ़ा, मुद्रा की मात्रा कम हुई तो मूल्य स्तर कम हुआ, परंतु मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की मात्रा इनमें विपरीत संबंध होता है। अगर मात्रा दुगनी बढ़ती है तो मूल्य आधा रह जाता है, और मूल्य मात्रा अगर आधी कम हो जाती है तो मूल्य दुगना बढ़ जाता है। तो इन दोनों में विपरीत संबंध हो रहा है फिशर के अनुसार। तो यह बात होगी। अब फिशर ने क्या किया है कि मुद्रा के परिमाण में साख मुद्रा व उसकी चलन गति को भी लिया। फिशर ने मुद्रा की पूर्ति में केवल मात्र पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा और इन्हीं को नहीं लिया, बल्कि उसने साख मुद्रा व उसकी चलन गति को भी लिया है कि हमारे पास जो चेक्स वगैरह होते हैं एटलीस्ट वो सर्कुलेशन में चलते रहते हैं, एक चेक, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, इस प्रकार चलता है। तो चलन गति का मतलब होता है कि वो कितने हाथों से होकर के गुजरता है, उसको हम चलन गति कहते हैं। साख मुद्रा का अर्थ होता है जितने भी हम क्रेडिट लेटर, साख पत्र यूज करते हैं वो होता है। वैधानिक मुद्रा में वही हमारा नोट और सिक्के आ जाते हैं, और उसकी चलन गति का मतलब होता है नोट कितने हाथों में जाकर के ट्रांसफर होता है। तो इनकी वैल्यू आपके लिए समझना जरूरी है। तो ये था फिशर की थ्योरी का इंट्रोडक्शन। अब है कि फिशर के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट बात फिशर ने क्या मानी है कि मुद्रा केवल मात्र विनिमय के माध्यम है, हम उससे केवल वस्तुएं लेते हैं और सेवाएं देते हैं, बस यही काम करते हैं, और मनी के जितने भी फंक्शन है एटलीस्ट उसको फिशर ने इग्नोर कर दिया अपनी थ्योरी में, उसमें उसने इंक्लूड नहीं किया। फिशर ने केवल मात्र एक इंपॉर्टेंस दी है, तो वो मुद्रा के विनिमय के माध्यम को, एक्शंस को जो है वो इंपॉर्टेंस दी है कि केवल मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम के रूप में काम करती है। पहली बात ये समझ में आ गई। अब अगर व्यापारिक सौदे अधिक होंगे तो मुद्रा की मांग अधिक होगी। वापस फिशर क्या कह रहा है कि अगर कंट्री में ट्रेड अच्छा है, कंटिन्यूस अच्छा चल रहा है, तो मुद्रा की मांग ज्यादा होगी, और अगर कंट्री में अनफेवरेबल कंडीशन है, व्यापार अच्छा नहीं हो रहा, तो मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। अब ये तो हो गया मुद्रा की मांग से रिलेटेड। अब फिशर बता रहा है कि मुद्रा की पूर्ति में उसने क्या लिया है। तो मुद्रा की पूर्ति में जो उसने लिया है कि मुद्रा की वह मात्रा, मुद्रा की पूर्ति से हमारा क्या तात्पर्य होता है, तो मुद्रा की वह मात्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम में ली जाती है, केवल वही मुद्रा की पूर्ति है। मीन्स जो सर्कुलेशन में है, चल रही है, मुद्रा की मात्रा से हमारा तात्पर्य है मुद्रा की वह मात्रा जो विनिमय के माध्यम के रूप में काम आती है। इट मीन्स वो सर्कुलेशन में है, कंट्री में है, इकोनॉमिक में है, चल रही है, घूम रही है, आ रही है, एक से दूसरे हाथों में ट्रांसफर हुई है। अब इसमें क्या है, धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, बैंकों में आपकी जो मांग जमा है एटलीस्ट उसको उसने इसमें लिया है। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, साख मुद्रा और उसकी चलन गति को भी इसने लिया है, वैधानिक मुद्रा व उसकी चलन गति को भी लिया है। लेकिन फिशर ने किसको मुद्रा नहीं माना है, मुद्रा की पूर्ति नहीं माना, जो पैसा आपने तिजोरी में बंद कर करके रखा है वो मनी की सप्लाई में इंक्लूड नहीं है। आपकी जो समय अवधि जमा है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, वो भी उसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसको उस समय लाने में बहुत समय
लगता था। आज तो बहुत ईजी है कि आज आप एफडी को 2 घंटों में ले आते हो, बट उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम आती थी वापस एफडी को करवाने में, तो इस वजह से उसने उसमें नहीं लिया है। अब आपके फिशर की इक्वेशन को लीजिए, ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई। मेन बात तो यही है कि मात्रा दुगनी तो मूल्य स्तर दुगना और मूल्य आधा, और अगर मात्रा आधी मूल्य स्तर आधा और दुगना। लेकिन यहाँ पर मनी की डिमांड को इन्होंने कांस्टेंट माना है कि यदि मुद्रा की मांग स्थिर रहती है तो मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन सारे परिवर्तन ला देगी, तो यहाँ मांग को इन्होंने कांस्टेंट माना है। अब आपके फिशर की इक्वेशन की P इज इक्वल टू mv प्लस m1v1 अपॉन टी। इट मीन्स यहाँ पर यह क्या है, P मीन्स है आपका प्राइस लेवल, कीमत स्तर, T मीन्स ट्रेड, आपका व्यापार, M है आपकी जो है वैधानिक मुद्रा की जो है मात्रा, V है आपके वैधानिक मुद्रा की चलन गति, M1 है साख मुद्रा की मात्रा और V1 है साख मुद्रा की चलन गति। तो यहाँ पर इसने जो ये फैक्टर्स लिए हैं एटलीस्ट वो वापस समझिए। ये साख, ये आपकी जो है वैधानिक मुद्रा की चलन गति, साख मुद्रा और साख मुद्रा की चलन गति, व्यापार हो रही है। तो PT इज इक्वल टू क्या हो गया आपके MV प्लस M1 और V1। तो यह तो हो गया इसका पूर्ति पक्ष और ये हो गया इसका मांग पक्ष। इस स्टाइल से उसने अपनी इक्वेशन को इतने भागों में बांट दिया। अब फिशर की क्या मान्यताएं थी? फिशर ने कहा कि VT और V1 में परिवर्तन नहीं होता है। अगर M में परिवर्तन कर दिया, फिशर क्या कहना चाह रहा है कि अगर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कर भी दिया तो भी क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे, आपका T कांस्टेंट रहेगा, V1 कांस्टेंट रहेगा और V कांस्टेंट रहेगा। फिशर की अजम्पशंस को ध्यान से देख लो, क्योंकि फिशर अपनी थ्योरी के लिए क्रिटिसाइज नहीं हुआ था, फिशर ने जो अजम्पशंस मानी थी इसलिए लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। तो फिशर की पहली मान्यता है कि वेलोसिटी ऑफ मनी, वैधानिक मुद्रा की चलन गति नहीं बदलेगी, साख मुद्रा की चलन गति में परिवर्तन नहीं होगा और टी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी देश में एम में परिवर्तन कर भी दिया तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेंगे। पहली अजम्पशन ये थी कि अगर मुद्रा की मात्रा को बदल भी दिया जाए तो भी क्या नहीं बदलेगा, ना तो ट्रेड बदलेगा, व्यापार बदलेगा, ना दोनों प्रकार की मुद्राओं की चलन गति बदलेगी। उसके बाद फिशर ने दूसरी माना कि पी एक निष्क्रिय घटक है। इसको क्या माना है, पी एक निष्क्रिय घटक है, अर्थात न तो ये स्वयं बदलता है न दूसरों को बदलने में अपना प्रभाव लगाता है। मतलब ये किसी को ना तो अफेक्टेड करता है ना किसी से अफेक्टेड होता है, एक तरीके का निष्क्रिय घटक है। उसके बाद फिशर ने क्या माना, M और M1 में एक आनुपातिक संबंध है। इसका मतलब हमारी वैधानिक मुद्रा में और साख मुद्रा में, ये क्या थी, वैधानिक मुद्रा थी और ये है हमारी साख मुद्रा, तो इन दोनों में एक आनुपातिक संबंध होता है, एक रेशनल रिलेशनशिप होती है, जितना ये बढ़ेगा उसके अनुसार ही जो है वो बढ़ती है, ऐसा फिशर की मान्यता थी। और दूसरा फिशर ने क्या माना, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार है तभी तो आपका क्या है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब आपके लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करना संभव नहीं है, तभी आपका ट्रेड नहीं बदल रहा। फुल एम्प्लॉयमेंट है, टोटल फैक्टर एम्प्लॉयड है, जो उनकी कैपेसिटी उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ट्रेड जो है कंट्री में वो कांस्टेंट है। फिशर ये कहना चाह रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जितने भी साधन है वो काम में लगे हुए हैं, और वो जितना उत्पादन कर रहे हैं एटलीस्ट ट्रेड उतना ही होगा, उससे एक्सेस में तो ट्रेड हो नहीं सकता। जब उत्पादन ज्यादा हो ही नहीं रहा है, जितना हो रहा है उतना ही होगा। तो यहाँ पर ये इसकी मान्यताएं थी। तो ये पूरी आपकी थी फिशर की थ्योरी। अब इसको जो क्रिटिसाइज किया वो सबसे पहले इसकी मान्यताओं की वजह से किया कि जो फिशर ने अपनी थ्योरी में जो गलत मान्यताएं ली है एटलीस्ट वो सबसे पहले गलत है। सबसे पहले पी निष्क्रिय घटक नहीं है, पी प्रभावित भी होता है और स्वयं प्रभावित भी करता है। कि जब पी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, पी कब इंक्रीज होता है, जब व्यापार बढ़ रहा हो, साख का प्रसार हो रहा हो। कब बढ़ेगा पी, जब व्यापार बढ़ रहा है और साख का प्रसार हो रहा है तो प्राइस लेवल भी कंटिन्यूस क्या होता जाएगा, हाई होता जाएगा। और अगर कहीं ट्रेड है ही नहीं, व्यापार ही नहीं हो रहा है, लोग परचेज ही नहीं कर रहे, तो आप प्राइस कैसे बढ़ाओगे, प्राइस में और ज्यादा कमी आएगी। तो पी क्या होता है, खुद भी प्रभावित होता है और दूसरों को भी प्रभावित करता है। पहले इसकी मान्यताओं को क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद व्यापार की मात्रा अल्पकाल में भी परिवर्तनशील है। वो क्या कहना चाह रहा है, ट्री कांस्टेंट है। ट्री कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, फैक्टर आई नहीं। लेकिन इसका कहना है कि शॉर्ट टर्म में भी, जो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कीन्स है सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने में, तो कीन्स कह रहा है कि टी तो शॉर्ट टर्म में भी चेंज हो जाता है, व्यापार तो तेजी और मंदी से प्रभावित होते हैं, उनका और किसी से कोई लिंक नहीं है। तेजी का दौर है तो अधिक और मंदी का दौर है तो व्यापार कम हो जाता है, इसलिए अल्पकाल में ये नहीं रहेगा। V1 और VB स्थिर
स्थिर नहीं रहते, वेलोसिटी जो है वो दोनों की स्थिर नहीं रहेगी। चलन गति कब बढ़ जाती है? लोग एजुकेटेड होते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी अगर ज़्यादा है, बैंकिंग आदत है, बैंकिंग फैसिलिटी ज़्यादा है, एजुकेटेड लोग हैं, तो वेलोसिटी होगी। आप करेंसी की सप्लाई कीजिए ही मत, लोग उसी में चलन करेंगे, क्रेडिट लेटर को ही यूज़ लेंगे और वही आपकी सर्कुलेशन में चलती रहेगी। और अगर लोग अनएजुकेटेड हैं, मौद्रिक सेक्टर है, बार्टर सिस्टम चल रहा है, मनी का कोई लिंक ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर आप उसकी वैल्यू को इवेल्युएट नहीं कर सकते हो। तो यही कहा है इन्होंने कि V1 और ये भी स्थिर नहीं रहते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। किस सेक्टर में आप वेलोसिटी को इवेल्युएट कर रहे हो, अलग अलग सेक्टर की वेलोसिटी अलग अलग आती है, पूरी कंट्री की वेलोसिटी सेम नहीं रहती है। उसके बाद ये थी इसकी सारी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। सेकंड है व्यापार चक्रों का स्पष्टीकरण नहीं करता। अब ये अपनी थ्योरी में ये नहीं बता रहा कि तेजी और मंदी का दौर क्यों आता है। इसको इसलिए भी क्रिटिसाइज किया कि ये नहीं बता रहा कि प्राइस हाई हुए तो केवल एक ही बात नहीं होती है कि बस मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो प्राइस हाई हो जाएंगे और मुद्रा की मात्रा कम हुई तो प्राइस कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और भी बहुत से कारण हैं। जब तेजी और मंदी का दौर आता है ना, तो भी कीमतें यहाँ पर होती है अधिक और यहाँ पर कीमतें होती है कम। पर कम से कम फिशर ये तो बताइए कि ये आया क्यों, तेजी और मंदी का दौर क्यों आया, और तेजी और मंदी में भी कीमतें कम और ज़्यादा होती हैं, केवल मात्र मुद्रा की मात्रा से ही उनके लिंक नहीं है। उसके बाद मंदी में मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर भी कभी कभी कीमतें नहीं बढ़ती हैं। मंदी में देखो गवर्नमेंट जो होती है मनी की सप्लाई को इंक्रीज भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस में चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद है समीकरण में असंगतियाँ, कि इसके जो दोनों समीकरण है ना उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे m जो है और v है, तो ये तो है एक समय बिंदु पर, m किससे रिलेटेड है, समय बिंदु पर, और ये एक समय अवधि से रिलेटेड है। समय अवधि से, समय बिंदु का मतलब मनी की सप्लाई, हम एक पर्टिकुलर टाइम को बताएंगे कि आज 31 दिसंबर को मनी की सप्लाई इतनी है, लेकिन इसमें क्या बताएंगे 1 जनवरी से लेकर के और 30 जनवरी या 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है सर्कुलेशन मनी का इतना था, इतने हाथों में गया, तो 10 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी है वो आएगा। अब यहाँ क्या लिया, एक पर्टिकुलर डेट को नहीं आता है, इसकी कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, इसलिए ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है, एक लंबे समय से रिलेटेड होता है, जबकि ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। बिल्कुल आज की डेट में मनी की सप्लाई कितना, आरबीआई के डेटास को चेक करो और पता लगा लो। तो जब समय बिंदु और समय अवधि वाले दो फैक्टर हैं, अब फिशर ने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाउ इज इट इज पॉसिबल, एक पॉइंट ऑफ पे बता रहा और एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फिर फिशर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके फिर निकाल रहा है, तो वो गलत है। तो इसको क्रिटिसाइज करने वाला कह रहा है कि इसका समीकरण ही सही नहीं है, एक समय बिंदु से संबंधित है, एक समय अवधि से संबंधित है, और इन दोनों को मिलाना और या इन दोनों का कंपैरिजन करना अतुलनीय है, इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नेक्स्ट इसकी क्रिटिसाइज जो है वो आ रही कि मूल्य स्तर में परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं बता रहा। ये कह रहा है कि प्राइस लेवल में चेंज हो गया है ना, प्राइस लेवल बदल गया, बट उसकी प्रोसेस क्या है, ये पूरी प्रोसेस नहीं बताता, बस मात्रा दुगनी और मूल्य स्तर दुगना बता रहा है। जबकि इसमें एक जो होता है एक प्रोसेस होती है लंबी। सबसे पहले आपने अगर मनी की क्वांटिटी चेंज की तो इसका किस पे फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर क्वांटिटी दुगनी होती है तो आपकी ब्याज दरें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे पहले क्या होगी, ब्याज दर कम होगी, ब्याज दर कम होगी तो क्या होगा, आपका विनियोग बढ़ेगा, विनियोग बढ़ेंगे आपके, जब आपके विनियोग बढ़ेंगे तो आपके उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार और आय बढ़ेगी, रोजगार और आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो फिर जाकर के कीमतें बढ़ेगी, कीमतें बढ़ेगी। तो इस स्तर से कीमतें यहाँ जाकर के बढ़ी और आपने मुद्रा की मात्रा यहाँ बढ़ाई। देखो कितने फैक्टर बीच में आ गए। तो कीन्स ने कहा कि ये सारे फैक्टर काम के हैं, लेकिन फिशर ने अपनी थ्योरी में इन फैक्टर्स को नहीं लिया। जब कभी भी किसी देश में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उस डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ता है, ब्याज दर पे पड़ता है, ब्याज दरें कम होती है, और जैसे ही ब्याज दर कम होती है लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा कराते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा देते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा देते हैं, उससे पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, हमारी कंट्री की जो जीडीपी है, ये प्रोडक्शन है जो वो इम्प्रूव होता है, लोगों को रोजगार आय मिलती है, और जब लोगों को रोजगार आय मिलेगी तो उनका उपभोग बढ़ेगा, और जब उपभोग बढ़ेगा तो कीमतें बढ़ेगी। तो एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है जिसको किन्स ने इग्नोर कर दिया और ये पूरी प्रोसेस को नहीं किया। उसके बाद समय अंतर की उपेक्षा, यहाँ इसने क्या कहा, देखो इसको वापस देखो, ये लाइन बहुत काम की है। इसने कहा कि मात्रा दुगनी और मूल्य स्तर दुगना। क्या हुआ, बिजली का स्विच दबाया और करंट आ गया, ऐसा नहीं होता है।
एक लंबी समय अंतर लगता है, इसमें भी ये पूरा समय लगेगा। तो उस समय अंतर को भी इग्नोर कर दिया इन्होंने, तो कहा ऐसे ही आज 31 दिसंबर को मात्रा दुगनी करी और 1 जनवरी को प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक लंबा चौड़ा जब ये पूरी प्रोसेस लगेगी तो एक समय लगेगा। तो फिशर इस समय अंतराल की उपेक्षा कर चुका है, उसने इस टाइम पीरियड को अपनी थ्योरी में लिया ही नहीं। उसने तो कहा बस बिजली का करंट लगा और बात खत्म, आगे रोशनी नहीं होगा। उसके बाद ये थ्योरी जो है वो वन साइडेड है, एक पक्षीय सिद्धांत है। एक पक्षीय सिद्धांत क्यों है कि देखो मैंने फिशर की थ्योरी को आपको 2 भागों में बांट करके बताया कि फिशर की थ्योरी है तो ये कौन सा फैक्टर है, इसकी सप्लाई के फैक्टर है, जबकि ये इसके डिमांड के फैक्टर है। तो फिशर की थ्योरी वन साइडेड है। वन साइडेड क्यों है, क्योंकि इसने पूर्ति पक्ष पर ज्यादा जोर दिया है फिशर ने, और डिमांड को इग्नोर कर दिया। जबकि कहीं भी आप किसी भी चीज का डिटर्मिनेशन करो तो डिमांड और सप्लाई जो होते हैं उन दोनों को हम इक्वल वेटेज देते हैं, जबकि इसने ऐसा नहीं किया है। तो फिशर का सिद्धांत जो है वो वन साइडेड थ्योरी है, एक पक्षीय सिद्धांत है, केवल मात्र पूर्ति पर ध्यान देता है। इतने सारे पूर्ति के फैक्टर ले लिए, उनको एक्सप्लेन कर दिया, जबकि डिमांड को वो इग्नोर कर रहा है और दोनों फैक्टर को कांस्टेंट मान के चल रहा है। वो इसकी सबसे बड़ी गलती है। रिसेंट टाइम में डिमांड जो होता है आपका पक्ष, उसका कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहता। सप्लाई इट में भी पॉसिबल कभी कभी कांस्टेंट हो जाए, बट डिमांड कांस्टेंट नहीं रहती है। उसके बाद क्या है, दीर्घकालीन सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो है वो एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, एक लंबे समय में जाकर के पूरा ऐसा ऐसा करके चेंज होगा। तो ये तो कह रहा है कि मेरी थ्योरी शॉर्ट टर्म थ्योरी है, जबकि कीन्स कह रहा है कि उसका सिद्धांत दीर्घकालीन सिद्धांत है। और कीन्स के हिसाब से दीर्घकालीन सिद्धांत अर्थशास्त्र को नहीं चाहिए। इकोनॉमिक को वो थ्योरी चाहिए जो रैपिड रेट से रिजल्ट दे और उसके रिजल्ट को हम अप्लाई कर सके। ऐसी लॉन्ग टर्म वाली थ्योरी हमें नहीं चाहिए जो बहुत लंबे समय पर जाकर के इफेक्ट क्रिएट करे। उसके बाद है अमौद्रिक तत्व की अवहेलना। ये क्या कह रहा है, केवल मात्र यही फैक्टर है जो चेंज करता है, कौन सा, मनी की सप्लाई। वही फैक्टर है जो सब कुछ चेंज ला देता है। लेकिन कभी कभी कंट्री में बहुत से ऐसे जो होते हैं नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड। आपकी आवश्यकताएं अलग अलग है, अब कौन से का प्राइस स्तर बता रहा है वो, आवश्यकताएं अलग अलग है। इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिड रेट से हो रहा है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो फिर किस स्टाइल से प्राइस लेवल हाई होगा, फिर इतना प्राइस लेवल हाई नहीं होगा, क्योंकि रैपिड रेट से इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो सप्लाई बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है कमोडिटीज़ की, वो प्राइस को इफेक्ट करेगी। वस्तुओं की जो पूर्ति है वो कीमतों को प्रभावित करती है, जबकि फिशर इस बात को इग्नोर कर रहा था, फिशर ने इस बात को लिया ही नहीं। तो वो जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर है, मौद्रिक तत्व, उनकी अवहेलना कर रहा है। कहीं यातायात के साधनों का नाम नहीं लिया, कहीं संचार की सुविधाओं का नाम नहीं लिया, कहीं औद्योगिकरण का नाम नहीं लिया, कहीं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकताओं का उसने नाम नहीं लिया। तो ये उसकी थ्योरी की एक और आलोचना है। उसके बाद आता है कि विभिन्न वस्तुओं के मूल्य स्तर के ढांचे में परिवर्तन को स्पष्ट। अभी कह रहा है कि प्राइस बढ़ेगा, लेकिन देखिए डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज का कंजम्पशन करते हैं। कुछ होता है कैपिटल गुड्स, कुछ होता है कंज्यूमर गुड्स। अब किसके प्राइस बढ़ेंगे, लोगों को केवल मात्र कंज्यूमर गुड्स से मतलब है। कैपिटल गुड्स लाइफ में एक दो बार खरीदते हैं और पूरी जिंदगी निकल जाती है, कोई मतलब नहीं है उसका प्राइस क्या था क्या नहीं था, लोगों को मतलब ही नहीं है। तो फिशर अपनी थ्योरी में यह भी क्लियर नहीं बता रहा कि कंज्यूमरेबल गुड्स का जो है प्राइस हाई होगा या कैपिटल गुड्स का हाई होगा, क्योंकि ये जब थ्योरी कंजम्पशन के लिए है, केवल मात्र उसके लिए प्राइस लेवल तो कंज्यूमर को पता है। तो आप कौन सी चीज, कौन सी वस्तुओं के ढांचे में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये भी जो है वो उसने क्लासिफाई नहीं किया। उसको क्लियर बताना चाहिए था कि पूंजीगत वस्तुओं पर क्या इफेक्ट होता है और उपभोक्ता वस्तुओं पर ये होता है, तो ये नहीं बताया। उसके बाद ये है कि प्राइस लेवल की जो लिंक होती है ना, किसी भी देश में कीमत स्तर केवल मात्र हमारे देश की मात्रा से प्रभावित नहीं हो रहा, वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मूल्य चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर कैसे चेंजेस हो रहे हैं, व्यापार की क्या कंडीशन है, वहां कितनी मांग है, वहां से कितनी सप्लाई हो रही है, उसकी कमोडिटी के क्या प्राइस है, बहुत से होते हैं। अगर फॉरेन कंट्री से सस्ती मिल रही है तो या महंगी खरीदेगा कौन। तो अंतर्राष्ट्रीय तत्वों की इसने उपेक्षा कर दिया। इंटरनेशनल लेवल पर जो चेंजेस होते हैं उससे भी हमारी कंट्री का जो है कीमत स्तर बदलता है। तो फिशर ने उन सब तत्वों की उपेक्षा कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन का देश की कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो फिशर नहीं बताया। उसके बाद इसने क्या कहा, मुद्रा का एक ही काम है कि वो विनिमय के माध्यम के रूप में काम आती है, हम उससे एक्सचेंज करते हैं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसमें क्रय शक्ति होती है। लेकिन नहीं, मनी में स्टोरेज पावर भी होता है, आप उसको आज संचित कर करके अपनी आगे आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। तो और कभी कभी कुछ लोग कमोडिटीज को भी स्टोर करते हैं, जैसे गेहूं के समय फसल आते ही गेहूं सस्ते होते, लोग साल भर के गेहूं स्टोर कर करके रख लेते हैं।
तो कमोडिटी का भी स्टोरेज होता है और मनी का भी होता है। तो फिशर अपनी थ्योरी में ये नहीं बता रहा, वो बस बता रहा है कि हम ट्रांजेक्शन के लिए उसको काम में लेते हैं। उसके बाद समीकरण के तत्वों का आंकलन भी कठिन है, जो इसने अपनी थ्योरी में जो सारे फैक्टर्स लिए हैं, कहने को तो ले लिए, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्या सही है क्या वेलोसिटी को कैलकुलेट करना? वेलोसिटी को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इसने अपने जो समीकरण के जो तत्व लिए हैं, एटलीस्ट वो खुद भी अगर उनकी सही व्याख्या कर देता उस ज़माने में तो ठीक थी, वो भी ठीक थी। उस टाइम में वेलोसिटी क्या होती है वो सबको पता होता, क्योंकि पैसा ज़्यादा लोगों के हाथों में पहले नहीं जाता था। लेकिन रिसेंट टाइम में इस वेलोसिटी को इवेलुएट करना इम्पॉसिबल हो जाता। तो इस स्टाइल से ये पूरी फिशर की थ्योरी है मुद्रा परिमाण का सिद्धांत।